नमस्कार, आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। तो खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान बोर्ड के छात्रों का जल्द खत्म होगा इंतजार। बोर्ड के सचिव बोले, मई महीने में जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। भजनलाल सरकार की पहल पर मोरन नदी का जल्द होगा सौंदर्यकरण। जीर्णोद्धार कार्य को गति देने के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू। सुमेरपुर पंचायत समिति के कई गांवों को मिलेगी जल्द रोडवेज बस की सुविधा। स्थानीय निवासियों को होगा फायदा। अन्नपूर्णा रसोई बनी जरूरतमंदों के लिए वरदान। महज 8 रुपए में मिलता है भरपेट और पौष्टिक भोजन। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले 842 अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। आयोग के मुताबिक वे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया था, उन्हें निर्धारित प्रारूप में विभागीय प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराकर प्रमाण पत्र जारी करवाना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र को स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपने आवेदन के आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर सेक्शन में 16 मई से 22 मई तक अनिवार्य रूप से अपलोड कराना होगा। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। खबर अब बीकानेर से, जहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने मैराथन जन सुनवाई का आयोजन किया। ये जन सुनवाई लगभग 4 घंटे तक चली और लोगों की परेशानियों को मौके पर ही निपटाया गया। मंत्री श्री गोदारा ने इस दौरान कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार आमजन की परेशानियों के समय से निपटारे के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार व्यापक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जन सेवा को समर्पित है। मंत्री श्री गोदारा ने साफ किया है कि जन सुनवाई में प्राप्त हर प्रकरण को संबंधित विभागीय अधिकारियों के माध्यम से निपटाया जाएगा और इसका फीडबैक भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर भी मंत्री और अधिकारी नियमित रूप से जनसंपर्क में रहते हैं ताकि आम जन की परेशानियों को जमीनी स्तर पर समझकर समाधान किया जा सके। आज बीकानेर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संभाग मुख्यालय पर आज जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सुबह प्रातः 11 बजे से लगातार भी जन सुनवाई 4:30 बजे तक जन सुनवाई जारी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का निर्देश है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री मदन जी राठौर जी का निर्देश की आम कार्यकर्ताओं की ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाए, जनता ज़्यादा से ज़्यादा उनका जन सुनवाई की जाए ताकि उनको राहत प्रदान हो और साथ में ये संदेश दी जाए कि सरकार जनता के बीच में और सरकार हमेशा सजग है और हम सब मिलकर राजस्थान को विकसित प्रदेश की ओर लेकर जाए। साथ में जन सुनवाई के कार्यक्रम से छोटी मोटी जो भी समस्या है उनका त्वरित समाधान का हमेशा प्रयास करते हैं और साथ में जिनको अगले बजट में जिनको लेना है बजट के लिए भी उनके समाधान सुझाव जो आते हैं उनके समाधान के अगले बजट के लिए हम तैयारी करते हैं। केंद्र सरकार की धार्मिक स्थलों और पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति के तहत रेलवे प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अजमेर जम्मू तवी रूट पर चलने वाली पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नाम परिवर्तित कर दिया है। अब ये ट्रेन गलता धाम पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से परिचालित होगी। ये ट्रेन विशेष रूप से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रेलवे ने इसका नया नाम जयपुर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलता धाम के नाम पर रखा है, जिससे श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। नाम परिवर्तन को लेकर यात्रियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। इसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया है। अब खबर चूरू की सुजानगढ़ विधानसभा से, जहां सुजानगढ़ तहसील के भानीसारिया गांव के आंगनबाड़ी को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में चयनित किया गया है। इस चयन के बाद गांव में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता कंवर ने जानकारी दी है कि आंगनबाड़ी को आदर्श बनाए जाने के बाद यहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें एक बेड, पंखा, किचन, आरओ प्लांट, दीवारों की रंगाई पुताई, मोटर और पानी की टंकी शामिल है। इन सुविधाओं से बच्चों और महिलाओं को बेहतर माहौल और संसाधन मिल पाएंगे।
आदर्श आंगनबाड़ी के तहत बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध है और ये आंगनबाड़ी केंद्र है ये भजनलाल जी शर्मा की योजना में चल रहा है, अच्छा चल रहा है और यहाँ सब सुविधाएं हैं। इस सुविधा पेंटिंग के द्वारा दर्शाई गई भी है और ये बहुत अच्छा चल रहा है। बीकानेर की ग्राम पंचायत केसर देसर जाटान में एडीएम प्रशासन श्री राम अवतार कुमावत की अध्यक्षता में जन सुनवाई और रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की विभिन्न परेशानियों को लेकर विभागवार चर्चा की गई। चौपाल के दौरान जब ये सामने आया कि चिकित्सा और पीएचईडी विभाग के उपखंड स्तरीय अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं हैं, तो एडीएम प्रशासन श्री कुमावत ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से फोन पर बात की और अनुपस्थित अधिकारियों को तत्काल चौपाल स्थल पर बुलाया। श्री कुमावत ने सभी उपखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीणों की परेशानियों को प्राथमिकता से सुने, संवेदनशील होकर काम करें और रात्रि चौपालों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई और रात्रि चौपाल ग्रामीणों की परेशानियों के समाधान का प्रभावी माध्यम है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार की हरित रणनीति को आगे बढ़ाते हुए पुष्कर वन विभाग ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के अंतर्गत क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक पौधों का वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये पहल राज्य में वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। वन रेंजर श्री मान सिंह ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत आम नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों और सरकारी विभागों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे घर, खेत, औरण, गोचर और चारागाह भूमि पर रोपण हेतु मुहैया कराए जाएंगे। रेंजर श्री मान सिंह ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्र के बाहर हरियाली को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और स्थानीय तंत्र को मजबूत करना है। जी, अभी जैसे आप सबको पता होगा कि राजस्थान की एक बहुउद्देशीय योजना है TOFR, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। इस योजना के अंतर्गत सरकार और वन विभाग का ये उद्देश्य है कि ट्री कवर जो है वो उसको बढ़ाया जाए और जो जलवायु परिवर्तन है उसके असर को कम किया जाए। तो इस परियोजना के अंतर्गत सरकार ने वन विभाग को पौधे तैयार करने के लिए एक जिम्मेदारी सौंपी है। इस जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग हमारी जो नर्सरी है पंचकुला नर्सरी, इस नर्सरी में 1.5 लाख का हमें टारगेट मिला है और इस टारगेट के अंदर हम अलग अलग तरह के पौधे तैयार कर रहे हैं आम जनता के लिए, जिसके अंदर है जंगल जलेबी, आंवला, पपीता, आम, नींबू, ये सब है। और इससे हम पेड़ों के पौधे भी तैयार कर रहे हैं, जैसे गुलाब है, बोगनवेलिया है। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहूँगा कि हम 1 जुलाई से अपना पौध वितरण शुरू कर देंगे और आप हमारी नर्सरी में विज़िट कर सकते हैं और एक बहुत ही सस्ते दामों में आप पौधे खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरे पुष्कर क्षेत्र में सबसे सस्ती नर्सरी है वो वन विभाग की नर्सरी है, जहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी भी और सस्ते पौधे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही हमने एक नई नर्सरी बनाने का कार्य भी चल रहा है विभाग के द्वारा, जो कि भटवाई गणेश मंदिर के पास में है। वो नर्सरी अगले साल से सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगी। किस किस प्रकार के पौधे आपने बताए हैं, क्या वो सब अवेलेबल रहेंगे? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि चौड़ी पत्ती के हैं, छायादार वृक्ष हैं जिसके अंदर चुड़ैल है, शीशम, करंज, गुलमोहर, ढाक, इमली, प्लस इसके साथ हमने फ्रूट्स के पौधे भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें आंवला है, पपीता है, अनार है, जामुन है, इस टाइप के हैं। और इनकी रेट लगभग 6 रुपये से लेके 70-80 के आसपास है। वो हाइट के हिसाब से रहेगा कि आप जितनी हाइट बढ़ेगी रेट उस हिसाब से। बात अब अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा की, जहां राज्य सरकार के निर्देशन में ग्राम पूठी उपखंड रामगढ़ में वित्तीय
साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय विषयों पर जागरूक कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। शिविर में करीब 125 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और ये शिविर महिलाओं में आर्थिक समझ बढ़ाने और उन्हें योजनाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। ट्रस्ट के माध्यम से एक प्रोग्राम चल रहा है मैं प्रगति, और मैं प्रगति प्रोग्राम के तहत ग्राम कोठी रामगढ़ ब्लॉक में आज एक वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार की स्कीम्स के बारे में लोगों को अवेयर किया गया। और आज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में वित्तीय जानकारी दी गई। इसमें ग्रामीण महिलाएं 150 से ज़्यादा महिलाओं को वित्तीय साक्षरता को लेकर आज सेशन लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार प्रदेश की जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही जहां चिकित्सा केंद्र नहीं है, वहां पर ममता एक्सप्रेस 104 एम्बुलेंस भेजकर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। ये सुविधा ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसका समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है। एम्बुलेंस में अनेकों प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहती हैं, जिसके जरिए लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। कामा में कृषि विभाग कार्यालय किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनके लाभ अब किसानों तक आसानी से पहुंच रहे हैं। किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि यंत्रीकरण योजना की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। मैं आपको राजस्थान सरकार द्वारा संचालित तारबंदी योजना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार ने इस योजना के अंतर्गत किसानों को 400 मीटर तक अनुदान देती है। 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। और राज्य सरकार में इस योजना के अंतर्गत और राहत देते हुए पूर्व में जो 1.5 हेक्टेयर भूमि में जो तारबंदी करवाई जाती थी, अब किसान उसको आधे हेक्टेयर में भी करवा सकता है। इसमें सामान्य कृषकों को 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से छूट दी जाती है। वह लघु व सीमांत किसान व ST के कृषकों को 120 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। हमारे यहाँ कामा में पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 3000 मीटर की तारबंदी करवाई गई थी, जिसके अनुदान राशि किसानों के खातों में जा चुकी है। और वह इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमारे पास अभी तक 4 से 5 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो लगभग 2 से 2,500 मीटर के हैं। और आगे भविष्य में भी और तारबंदी के आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होने की उम्मीदें हैं। धन्यवाद। को इस योजना से आवारा पशुओं से जो नुकसान होता है वो कम हुआ है, और इसमें तारबंदी के अंदर अब लागत भी कम कर दी गई है, और इससे उत्पादन अधिक भी किया जा सकता है अपने आवारा पशुओं से बचाव करके। ठीक है। सरकार की ये एक किसानों के प्रति हितकारी योजना है, जिसका सभी किसान राज्य सरकार को धन्यवाद भी देते हैं। सर, मैं इसलिए आया था कि कृषि से संबंधित अधिकारी से पूछने के लिए कि जैसे योजनाएं चल रही हैं, तारबंदी, पाइपलाइन और क्या कहें गोवर्धन योजना, कंपोस्ट योजना, इनके बारे में अधिकारियों से मैंने जानकारी करी। अधिकारियों ने मुझे विस्तार से बताया। ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें जनता को लाभ लेना चाहिए। आप इन योजनाओं में से कौन कौन सी योजना पर ज़्यादा मतलब लाभ लेने के इच्छुक हैं? सर, ये कि जैसे किसान के पास अपने पहले ये इसमें जन आधार कार्ड चाहिए और ज़मीन चाहिए, ज़मीन की जमाबंदी। नहीं, आप कौन कौन सी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं? आप सर, मैं यहाँ पे जो जानकारी मिले उसके अनुसार जानकारी। अब सर, इसमें ये कि जैसे सबसे अच्छी ये कि हम पशु पालते हैं, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट वाली योजनाएं बड़े स्तर पर करना चाहते हैं। तो यदि छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो इसमें गोवर्धन योजना भी है। यदि खेती बाड़ी जैसे ये कि हमारे पाइप खराब हो जाते हैं हर साल, उनको बचाने के लिए हम पाइप गड़वा भी सकते हैं।
पाइपलाइन वाली योजना भी अच्छी है। प्रदेश में हीट वेव और अत्यधिक गर्म मौसम के चलते बॉटलिज्म यानी कर्रा रोग से बेजुबान जानवरों को बचाने और पशुपालकों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासन के सहयोग से जागरूकता अभियान चला रही है। डीडवाना जिले के नावा उपखंड में पाइका रोग और कर्रा रोग के फैलने की आशंका के बाद सरकार के निर्देश अनुसार पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है और पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सभी पशुपालकों को ये बताऊंगा कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में पशुओं का आप विशेष ध्यान रखें। जैसे आपने अभी पूछा कि गर्मी में जो एक प्रॉब्लम होती है क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म जिसको बोलते हैं अपन, कैटल वगैरह में, गायों में स्पेशली अपने एरिया में ये चीज़ कम है, परंतु जैसलमेर, बाड़मेर जहाँ पर ये एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, डेफिशिएंसी की वजह से इसमें होता है। डेफिशिएंसी कैल्शियम, फास्फोरस और अदर मिनरल्स की जो कमी होती है, उस कमी की वजह से जानवरों में पाइका डेवलप होता है। पाइका का मतलब जानवर बोन्स वगैरह हड्डियाँ खाने लग जाते हैं, चूना, मिट्टी, इन चीज़ों को खाने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि एक पेट में, आंतों में इस बोचुलिज्म की वजह से एक टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं, और उस टॉक्सिन्स डेवलप होने से ये बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, और डेफिशिएंसी होने से जानवर धीरे धीरे वीक होता है, और वीक होते उसकी धीरे धीरे डेथ हो जाती है। तो एक तो ये ध्यान रखें कि इनकी कमी पशु में बिल्कुल नहीं रहने दें। इसके लिए सरकारी मिनरल मिक्सर भी आते हैं, और जो अपने पास मेडिकल स्टोर वगैरह बहुत अच्छे कैल्शियम, फास्फोरस के मिनरल मिक्सर वगैरह मिलते हैं, तो वो इसमें चालू रखें और गर्मियों को जानवर को पूरा बचाएं। और अगर इसकी वजह से किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसका डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो टॉक्सिन्स बनती है, इस टॉक्सिन्स की वजह से ये दूसरे जानवरों में फैलता है। तो डिस्पोजल के लिए उसमें एक गहरा 4-5 फीट का खड्डा खोदें, और खड्डे खोद के उसमें एनिमल को जिस वजह से डेथ हुई है वो एनिमल को डालें, और उसके ऊपर चूना वगैरह जो आता है, चूना वगैरह डाल के, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, तो उसको दूसरे एनिमल, कोई डॉग वगैरह दूसरा जानवर उसको नहीं खाएं, ताकि वो स्प्रेडिंग नहीं। कर्रा रोग एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, जो कि जनरली कहीं जैसे ज़्यादा हरा भरा घास है, या कहीं सड़ी गली चीज़ें पड़ी हुई है, या कई बार बारिश के मौसम में वो जैसे हड्डियाँ वगैरह हो गई, उसमें नमी आ गई, उसकी वजह से वो बैक्टीरिया पनपते हैं। तो इसका साफ सफाई का आप विशेष ध्यान रखोगे। गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा फैलते हैं, क्योंकि सड़ना गलना गर्मी में ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से गर्मी के मौसम में अगर पशुपालक साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखे और पशुओं को थोड़ा हरा चारा के ऊपर कम चरने दें, क्योंकि हरा चारा ये क्या, रेत के साथ जो ही चारा चरता है जानवर, रेत साथ में चली जाती है, और रेत के साथ में ये बैक्टीरिया चले जाते हैं, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। और ये बीमारी बैक्टीरिया जनित है, और इसमें क्या होता है कि पशु का जो जीभ है, मेन खाने का जो हथियार है पशुओं का, वो जीभ से ही ज्यादातर खाते हैं, तो उसकी वजह से जीभ में पैरालाइसिस हो जाता है। बैक्टीरिया की वजह से पैरों में अकड़न आ जाती है, और जानवर के बहुत ज्यादा तेज बुखार रहता है, और पैरालाइसिस हो जाता है, फिर जानवर खत्म हो जाता है। अभी हमारे यहाँ डीडवाना में अभी ऐसे केस रिपोर्टेड नहीं हुए हैं। वो सांबर त्रासदी उस टाइम में इसी बीमारी की वजह से हुई थी, वहाँ थोड़ा बहुत हल्की सी सुनने में आया, वहाँ बीमारी आई हुई है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से हमें बचने के लिए पशुओं में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इस बीमारी से हम बच सकते हैं। और अभी हम सुन रहे हैं कि जैसलमेर में काफ़ी ये चीज़ फैली हुई है, तो वहाँ 500 पशु लगभग अफेक्टेड हो गए हैं, और उनसे 250 के लगभग सुना खत्म हो गए। तो इसका हम विशेष ध्यान रखें, और इस बीमारी से हम बच सकते हैं अगर हमें पशुपालकों को विशेष रूप से जागरूक किया जाए। कर्रा रोग के लिए पशुपालकों को ये है कि एक तो उनके जो पशु जो मरते हैं इस बीमारी से या दूसरी अन्य बीमारियों से, वो खुले में उनको डेड बॉडी को नहीं डालें, उनको खड्डा खोद के ना और नमक डाल करके ना और उस तरह से डिस्पोजल करें, क्योंकि जो डेड कारकस है उनके द्वारा ही ये बोचुलिज्म नाम की बीमारी, जिसको कर्रा रोग कहते हैं, ये दूसरे एनिमल्स में फैलती है। तो एक तो पशुओं को अपने को खुले में नहीं छोड़ें, और दूसरा कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह उसकी पर्याप्त मात्रा बाटे में देते रहे लगातार, जिससे इस कर्रा रोग की बीमारी की चपेट में नहीं आए। पशुपालकों के लिए ये दो मेजर
जो चीज़ें हैं सावधानी बरतने के, पशु को कम से कम खुले में छोड़ें और उनको कैल्शियम फास्फोरस समय समय पे देते रहें। बात अब पाली जिले की सुमेरपुर की। सुमेरपुर पंचायत समिति के लगभग 30 ग्राम पंचायतों को जल्द ही रोडवेज बस की सुविधा मिलने वाली है। फालना डिपो की मुख्य प्रबंधक रुचि पवार का कहना है कि अब स्थानीय लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने यहां की ग्राम पंचायतों को रोडवेज से जोड़ने की पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। नमस्कार। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम फालना आगार द्वारा मुख्यालय जयपुर द्वारा बिडर टेंडर निकाले गए हैं ग्रामीण सेवा संचालन करने के लिए 154 रूटों के, जिसके अंदर सुमेरपुर क्षेत्र के सारे ही ग्राम जुड़ने का प्रस्ताव है। तो ऑनलाइन टेंडर आवेदन किए गए हैं। जो भी बिडर योग्य बिडर उनमें आवेदन करते हैं तो उसमें जैसे ही आवेदन होता है या जो टेंडर भर देता है तो जैसे टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी, शीघ्र उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सुमेरपुर क्षेत्र के लिए ग्रामीण बसें चालू कर दी जाएगी। सांडेरा में भी बस स्टैंड को नया बनाने का प्रस्ताव आया था, कितने लाख का है? सांडेराव में बस स्टैंड का विकास कार्य संबंधित बजट प्राप्त हुआ था, जिसमें 55 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें माननीय मंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम हेतु भी प्रयास जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो बस है तो अब कब आश्वासन कब तक पूरा हो सकता है इनका? ग्रामीण बसों की मांग है, उसमें ज़्यादातर प्रयास ये है कि जल्द जो लोग हैं, जो योग्य बिडर है वो आवेदन करें। जो क्षेत्र के काबिल लोग हैं जिनके पास अगर मॉडल इतने अच्छे मॉडल की बसें हैं जो 2020 के बाद की हैं, अगर उनको लगता है कि भाई उनको ग्रामीण सेवा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी योगदान करें, टेंडर भरें और शीघ्र जैसे ही वो टेंडर भरते तो हम लोग भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। आप भी निगम को सहयोग करिए और टेंडर भरिए, जिससे हम ये ग्रामीण सेवा चालू कर पाएंगे और जनता को लाभ होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भरतपुर की, जहां वैर विधानसभा में वैर ब्लॉक के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वैर ब्लॉक के 60 स्कूलों से 120 शिक्षकों ने भाग लिया। प्रोजेक्ट मैनेजर हेमंत शर्मा ने उद्घाटन भाषण में कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। शिक्षकों को स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने की विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों को विद्यालय स्तर पर छात्रों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने हेतु शिक्षण तकनीकों, गतिविधियों और प्रदर्शन विधियों पर विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक और सार्थक पहल की गई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस एक माह चलने वाले कार्यक्रम का समापन 14 जून 2025 को होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसी अवसर पर उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की आवश्यकता पर बल दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से आदिवासी क्षेत्र की बेटियों को बेहतर भविष्य मिलेगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 100 जनजाति बालिकाओं को नीट की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। श्री बाबूलाल खराड़ी ने इसी अवसर पर कहा कि इस पहल की शुरुआत से सुदूरवर्ती क्षेत्रों की प्रतिभावान छात्राओं को संबल मिलेगा। देखिए, आज नीट की एग्ज़ाम के लिए आदिवासी क्षेत्र की बच्चियों के लिए 100 बच्चियाँ जिनको हम नीट की कोचिंग कराएंगे, उसके आज शुभारंभ का था। सारी बच्चियाँ यहाँ आई है, इनको 2 साल तक यहाँ कोचिंग देंगे। उसके बाद में ये परीक्षा में जाएगी और विभाग की और हम सब की मंशा है कि आदिवासी एरिया से डॉक्टर कम निकल रहे हैं और इस प्रकार की कोचिंग करा करके इन बच्चियों में से काफ़ी बच्चियाँ सफल होगी जो डॉक्टर बनेगी, तो आदिवासी क्षेत्र में डॉक्टर का भी पूरी होगी। सरकार का कितना टारगेट है, कितनी बच्चों को कोचिंग कराई जाएगी और सरकार बच्चों के लिए जो आदिवासी बच्चे उनके लिए क्या क्या प्रयास करेगी? देखिए, 100 बच्चियों का भी तो लक्ष्य है। 100 बच्चियों को हम कोचिंग कराएंगे और इन बच्चियों पे
हम 70,000 रुपये प्रति बच्ची कोचिंग के लिए हम देंगे। नोएडा की जो कंपनी है PW, उससे हमारा MOU हुआ है, अच्छी संस्थान है और हमने यही तय किया है कि भाई अगर मान लीजिए आप परिणाम दोगे तो अंतिम भुगतान हम करेंगे और इसके बीच में भी साल भर बाद हम उनका टेस्ट लेंगे, बच्चियों का क्वालिटी क्या है उसके आधार पर आगे सोचेंगे। आज हमारे यहाँ बाबूलाल जी खराड़ी हमारे माननीय संसद प्रधान थे। हमारी नीट की कोचिंग शुरू होने वाली है और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी नीट की कोचिंग शुरू हो रही है, हमें बहुत फ्री में पढ़ाया जा रहा है। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। और सरकार को क्या कहना चाहते हो? सरकार ने आपके लिए इतनी सुविधा की है। उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम हमारे लिए अच्छे मेहनत कर रहे हैं, वो हमें पढ़ाने के लिए तब फ्री में सब सोच रहे हैं। तो अच्छा लगा हमें ये सब सोच के कि हमें फ्री में पढ़ाया जा रहा है बस। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें फ्री में पढ़ाएंगे और हमारा आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। आगे चल के क्या करोगी, कैसे क्या? हम आगे जाके बस डॉक्टर बनना चाहेंगे, हमारे गांव का, हमारे जिले का नाम रोशन करेंगे, हमारे माता पिता का नाम रोशन करेंगे और हमें बहुत उनको भी, माता पिता को भी बहुत गर्व होगा कि हमें पढ़ाई, उनके लिए हम डॉक्टर बनेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ अनुप्रति नीट कोचिंग के तहत आज प्रोग्राम हुआ और उसमें हमें बहुत अच्छा लगा। और आपकी नीट के निःशुल्क कोचिंग में सिलेक्शन हुआ है? हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस फ्री निःशुल्क नीट कोचिंग में हमारा सिलेक्शन हुआ और जिससे हम हमारे इस सिलेक्शन में हम पढ़ाई कर सकें नीट की और इससे हमारा भविष्य और आगे अच्छा हो। सरकार को क्या कहना चाहते हो जो सरकार आपके लिए इतनी कर रही है? सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी इस नीट की कोचिंग के लिए जो बहुत मेहनत थी, उसके जो पैसा लगता उसके हिसाब से उनको कोचिंग फ्री में करवा रहे हैं और उसमें हमको सभी है ना फैकल्टी जो मिली है वो बहुत अच्छी है और उससे हम बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो कोचिंग दी गई उससे हम बहुत खुश है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अपने सपने भी चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि MBBS डॉक्टर बनने के लिए नीट करनी होती है और उसके लिए वो बहुत महंगी होती है जो नहीं कर पाते, तो वो छोटी लाइन में जाते हैं क्योंकि वो बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं आता और हमको इतनी फ्री कोचिंग मिल रही है, इतना लाभ मिल रहा है, इसलिए हम बहुत खुश है और हम अच्छा परिणाम रखेंगे और सरकार को हम अच्छा परिणाम देंगे और डॉक्टर बनेंगे। भजनलाल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के जरिए कोई भी भूखा ना रहे की भावना से आमजन को 8 रुपए में भरपेट भोजन दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा योजना 8 रुपए में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन मिल रहा है। इसमें राज्य सरकार प्रति थाली 22 रुपए का अनुदान रसोई संचालक को देती है, लेकिन आर्थिक रूप से असमर्थ और गरीब लोगों को ये योजना किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराती है। अन्नपूर्णा रसोई योजना में भोजन सुबह 8:30 से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध रहता है। ये सरकार द्वारा सभी को भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है जिसमें 8 रुपए पर कैंडिडेट है, जिसमें 2 सब्जी, चावल, सलाद, अचार और 6 चपाती मिलती है। इसमें आराम से एक व्यक्ति का आराम से पेट भर जाता है और ये योजना करीबन 5 सालों से चलती हुई आ रही है। सभी जरूरतमंदों को खाना मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी की जो पहल है उससे काफी लोगों को, इससे आमजन को बहुत व्यवस्था मिली है। ग्रामीण क्षेत्र से जो भी व्यक्ति आते हैं उनको टाइम पे भोजन मिल जाता है। रोज की कितने टोकन यहाँ पर हो जाते हैं? सरकार द्वारा लिमिट दी गई है जिसमें 100 लंच का है, 100 डिनर का है, जो यहाँ पे दोनों टाइम पूरे टोकन हो जाए। लोग रोजाना कितने लोग आ जाते हैं? रोजाना करीबन 100 से 125 आते हैं। मिनिमम प्लेट 100 है तो 100 की लिमिट पूरी हो जाता है। ये जनन हॉस्पिटल है, डिलीवरी के लिए यहाँ पे निवाई से, टोटा से, बूंदी से, कोटा से बहुत दूर दूर से व्यक्ति आते हैं और पास में अन्य हॉस्पिटल भी है जैसे आशीष हॉस्पिटल, तो वहाँ से भी व्यक्ति यहाँ पे खाना खाने आते हैं। सर बढ़िया घंटा घर की जो रसोई है ना तो 1 नंबर मशहूर है। खाना बहुत बढ़िया देती है, खाना अच्छा मिलता और सर हम दिन में टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी चला के मैं आके खाना खा लेता। अभी मैं देख लो आप, अब मैं आऊँ, मुझे बढ़िया खाना मिला यहाँ पे। गरम रोटी मिली है, गरम सब्जी मिली है, हर चीज बढ़िया मिली है मेरे को। 1 नंबर मिलता सर। आजकल 1 रुपये 2 रुपये चल रहा नहीं है, 10 रुपये जमा कराते हैं, खाना खाते हैं, बढ़िया खाना मिलता सर। 1 नंबर खाना मिलता सर घंटा घर में। क्या क्या मिलता है इसमें? यहाँ सर चावल मिलते हैं, अचार मिलता है, रोटी मिलती है, गरम गरम रोटी मिलती है सर।
2 रंग की 2 दिन की सब्जी मिलती है हमारे में, वो बढ़िया मिलता है। पेट भर जाता है? जी अरे सर, हमारे ऐसे पेट भरता, हमारे बच्चों को खिला के देगा। कल रात को हमारे बच्चों को खिलाया मैंने, बहुत अच्छा मिला हमारा। सर ये अन्नपूर्णा रसोई योजना है, इसमें 8 रुपए में भरपेट आदमी को भोजन मिल रहा है और ये राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी योजना है। क्या क्या खाना में देते हैं आप लोग? सर इसमें चपाती, चावल और एक हरी सब्जी, दाल और अचार। हाँ सर। मेन्यू अलग अलग होता है कभी? सर दाल तो रेगुलर रहती है और एक सब्जी चेंज होती है रोज। अच्छा, दो सब्जी? हाँ, दोनों टाइम चेंज होती है सब्जी। गर्मी सर्दी में कुछ अलग स्पेशल? सर जैसे स्पेशल मेन्यू आ जाता है, महीने में एक बार खीर पूरी। जैसे सर जैसे काम करने वाले गरीब मजदूर, इनके लिए बहुत बढ़िया योजनाएं हैं। जैसे सुबह एक कारीगर कोई काम पे जाता है तो जट 8 रुपए में खाना मिल जाता है उसको। बहुत बढ़िया रसोई, अन्नपूर्णा रसोई। अच्छा, खाना बढ़िया मिलता है, 2 तरह की सब्जी मिलती है, बढ़िया दोनों टाइम, और बढ़िया चलता है यहाँ। अच्छा, आपने भी कभी खाना खाया? हाँ, खा लेते हैं ना, बढ़िया लगता है मेरे को। तो किस तरह के लोगों के लिए फायदेमंद है? गरीब आदमियों के लिए बढ़िया है, सभी आते हैं, तो गरीब अमीर सारे आते हैं वहाँ। अच्छा, हाँ, बढ़िया मिलता है खाना। खबर अब बूंदी से, जहां राज्य सरकार की जन केंद्रित नीतियों के तहत त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के अंतर्गत बूंदी कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर संभागीय आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह शेखावत और जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें आमजन की परेशानियां सुनकर उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान संभागीय आयुक्त श्री शेखावत ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों का त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और शासन के प्रति विश्वास और मजबूत हो सके। इसके साथ ही आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की परेशानियों के समाधान में कोई भी लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं उदयपुर की तरफ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में आमजन की परेशानियों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उदयपुर में मासिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं जनसुनवाई का आयोजन किया गया। ये जनसुनवाई जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री मेहता ने एक एक परिवादी की परेशानी को गंभीरता से सुना और उपस्थित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों का जल्दी, पारदर्शी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता जनता की परेशानियों का तुरंत निस्तारण करना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे। मौके पर ही कई परेशानियों का निराकरण भी किया गया। कलेक्टर ने संबंधित विभागों से ये भी कहा कि वे स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करें, ताकि परेशानियां दोबारा उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में रोगी सुरक्षा और चिकित्सकीय सेवाओं को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई। इस एसओपी के तहत आपातकालीन सेवाएं, कैजुअल्टी, सर्जिकल प्रक्रियाएं, गंभीर रोगियों की देखभाल जैसे स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं अब पहले से अधिक संगठित, सुलभ और प्रभावी रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। नई प्रक्रिया के मुताबिक इन संस्थानों में 24/7 चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी, जिससे मरीजों को आपात स्थिति में तुरंत और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा। एसओपी के लागू होने से स्वास्थ्य सेवाओं की जवाबदेही बढ़ेगी और अस्पताल प्रबंधन अधिक सक्षम ढंग से कार्य कर सकेगा। राज्य सरकार के एक हमारी वीसी हुई, उसमें सचिव महोदय हमारे जो है उन्होंने निर्देशित किया कि हर अस्पताल के अंदर एक पीडब्ल्यूडी की चौकी होनी चाहिए। उस चौकी में पीडब्ल्यू सिविल और पीडब्ल्यू इलेक्ट्रिक के लोग बैठेंगे, उनके साथ में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर्स, इनकी टीम भी रहेगी। जब कभी भी अस्पताल के अंदर कोई भी आवश्यकता होगी कोई काम करने की, तो चौकी में से बंदा जाकर के उसको रिपेयर करेगा। खबर अब डीग से, जहां डीग और कुम्हेर के विधायक डॉक्टर
शैलेश सिंह ने बुधवार को डीग शहर में 2 स्थानों पर शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन फीता काट कर किया। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य आमजन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को इलाज के लिए भटकना न पड़े, उन्हें उनके ही मोहल्ले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। जनता क्लिनिक इसी दिशा में एक सशक्त पहल है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों पर हर समय डॉक्टर और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहेंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को तुरंत इलाज की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जन स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील है और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। डीग शहर के अंदर 2 जनता क्लिनिकों का शुभारंभ किया है। इन जनता क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और फार्मेसी उपलब्ध रहेगी। लोगों की छोटी मोटी जो समस्याएं रहती हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो यहाँ पर उनको डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहेगा। और ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। आने वाले समय में अब गर्मियों के बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और उस समय मौसमी बीमारियों का कहर रहता है। उस समय जनता क्लिनिक आम जनता के बहुत काम आने वाले हैं। आज माननीय विधायक महोदय डॉक्टर शैलेश सिंह जी के द्वारा डीग की 2 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर अभी हमारे मार्च के लास्ट में हमने खोले थे और इसमें ये एक क्लिनिक की तरह इनका तर्ज है, जो ओपीडी समय में खुलेंगे और आसपास के जितने भी परिवार हैं उनको निश्चित रूप से इससे फ़ायदा मिलेगा। इसमें एक डॉक्टर, 2 नर्सिंग स्टाफ, एक एएनएम, एक फार्मासिस्ट और एक सपोर्ट स्टाफ और एक स्वीपर की पोस्ट इसमें सरकार के द्वारा सैंक्शन की गई है। कुमेर में 5 हैं, डीग में भी 2 और खुलने हैं, कामा में 4 हैं और नगर में भी 4 क्लिनिक खुलने हैं, जिसमें से 2 क्लिनिक खुल गए, कामा में 1 खुल गया। टाइम टेबल जो ओपीडी का समय होता है गर्मियों में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, छुट्टी के दिन 9 से 11 होता है और सर्दियों में 9 बजे से लेकर 3 बजे। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।